टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ फतह के झंडे गाड़ने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी टीम जो है ना फतह की जानिब बड़ी तेज़ी से गामजन है। इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी है, बैटिंग हो उसमें साउथ शकील ने जिस तरीके से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, इमामुल हक, और उसके बाद फिर बॉलिंग की अगर बात करें तो कल के मैच में जिस तरीके से 166 रन पर पूरी लंकन टीम को ढेर किया हमारे बॉलर्स ने, ख़ासतौर पर जो अबरार अहमद हैं और नसीम शाह, इन दोनों की शानदार बॉलिंग से जो श्रीलंका की टीम है, बैटिंग लाइन है, वो मुकम्मल तौर पे बेबस नज़र आई और 166 रन्स पर ढेर कर दिया पूरी लंकन टीम को। तो ये अगर मोरल, अल्लाह करे हमारी टीम का ये जो मोराल है, ये वर्ल्ड कप में भी, अगर एशिया कप में भी यही चीज़ें देखने को मिली तो फिर हमसे एशिया कप और वर्ल्ड कप कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन असल चीज़ है कंसिस्टेंसी, हमारे प्लेयर्स कंसिस्टेंट कितने रहेंगे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस फतह के बाद जिस तरीके से हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज है, जैसा कॉन्फिडेंस है, इसके बाद लग यही रहा है ये आगे बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा हमारे लिए, ख़ासतौर पे एशिया कप और वर्ल्ड कप में। इसी पर बात करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर कुछ और बिल्कुल मुकम्मल और बदली हुई टीम हमें नज़र आ रही है, बैटिंग लाइन देखें, बॉलिंग देखें और फील्डिंग में भी बड़ी गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोई टेस्ट मैच नहीं जीती थी, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 3-0 हारी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ हुआ, फिर उससे पहले जो श्रीलंका के दौरे पर थी गुज़िश्ता बरस एक टेस्ट मैच जीती लेकिन दूसरा टेस्ट हार गई। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया है और जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है टीम, खासतौर पर राइट आर्म मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद, जिन्होंने कल पहली इनिंग्स में 3 विकेटें ली। अब तक वो अपने डेब्यू के बाद से 6 टेस्ट मैचेस में 38 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा वेपन साबित हो रहे हैं कि जो टेस्ट मैचेस में मुखालिफ बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, अभी पाकिस्तान ने लीड भी ले ली है। कल श्रीलंका को पाकिस्तान ने 166 रन पर आउट किया और आज पाकिस्तान ने लीड हासिल कर ली है श्रीलंका के खिलाफ। अब्दुल्ला शफीक ने आज लीड हासिल कर ली है 171 फॉर 2 थे पाकिस्तान के, कल 145 थे, जो लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने लीड ले ली है और इस वक्त बाबर आजम भी मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक, उनको अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए 11 रन की जरूरत है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी अच्छी है। लेकिन एक चीज जो खास बात नोट की है हमने, वो पाकिस्तान के बैट्समैनों का जारहानापन है। उमूमन पाकिस्तानी टीम बॉप डाउन होती थी जब भी टेस्ट मैचेस में 2 या 3 रन फी ओवर का रन रेट रखती थी। लेकिन मैच में कल पाकिस्तान ने 5 ओवर का रेट रखा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपकी मेरे ख्याल से कहीं डिस्टोर्शन हो रही है आवाज़ में, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर ये बताइएगा कि ये जो है हमारा, जिस तरीके से हम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं इन फ्यूचर कमिंग इवेंट्स में, जिसमें एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसके लिए कितना हमारे लिए मददगार होगा ये? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से हमारी टीम एग्रेसिवनेस के साथ, जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर लीड कर रही है, तो ये चीज़ साबित करती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा कॉन्फिडेंस। अगर इसी मोराल के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो यकीनन एशिया कप में भी हमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा और वर्ल्ड कप में भी हम फतह के झंडे लाजमी गाड़ेंगे। इसके लिए हमारी टीम की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। मिर्ज़ा साहब, सर वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, आगे कितना हेल्पफुल होगा हमारी टीम का ये मोराल और कॉन्फिडेंस? देखिए, अभी तो ये टेस्ट मैचेस हैं और वर्ल्ड कप या एशिया कप वो वनडे मैचेस होंगे, तो उनमें पाकिस्तान की डिफरेंट टीम होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे मोरल हाई होगा क्योंकि पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं एशिया कप में भारत से, और फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत से। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, कॉम्बिनेशन भी डेवलप हो गया है। एज अ कैप्टन बाबर आजम जिस तरीके से टीम को हैंडल कर रहे हैं वो भी बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं समझता हूँ चांसेस है पाकिस्तान के, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब से 12 बरस तब 2011 में जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ तो हमारी टीम सेमीफाइनल में मोहाली में भारत से हार गई। लेकिन अब 12 बरस का तवील अरसा गुजर चुका है, टीम में बड़े अच्छे अच्छे मौजूद हैं, उसके अलावा बॉलर्स अच्छे हैं, शाहीन शाह अफरीदी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसके अलावा नसीम शाह है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के चांस ब्राइट है।
अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो यंग टैलेंट है, अबरार अहमद हैं, सऊद शकील हैं, ये जो निखर कर सामने आए हैं, आप समझते हैं मिर्ज़ा साहब कि इस हमारे टैलेंट को भी वर्ल्ड कप में, एशिया कप में मौका मिलना चाहिए, या आप समझते हैं कि अभी मज़ीद इनको यहाँ पर खेलने की ज़रूरत है? देखिए, आपने सऊद शकील की बात की। सऊद शकील एक ऐसा बैट्समैन है जो फंस कर खेलता है और ऐसे बैट्समैन की जरूरत होती है जो एक एंड पर खड़ा रहे। सऊद शकील ने अपना 2 साल कबल वनडे डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में किया था, लेकिन दूसरे ही वनडे में लॉर्ड्स, जो क्रिकेट का तारीखी मैदान है, वहां उसने मिस सेंचुरी बनाई थी। तो सऊद शकील वनडे में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और वो बॉलिंग भी लेफ्ट आर्म कर सकता है वक्त जरूरत पड़ने पर। तो मेरे ख्याल में सऊद शकील को इन्हें चाहिए, ऐसा नहीं कि उस पर आप छाप लगा दें कि सिर्फ वो टेस्ट का प्लेयर है। ही इज अ गुड प्लेयर, चले T20 में ना रखें, बट ही कैन बी अकोमोडेटेड इन वनडे टीम। और इसी तरीके से अबरार अहमद को PSL में खिलाया नहीं गया, एक फ्रेंचाइज ने उन्हें लिया। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए, आप देखें नसीम शाह जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी जबरदस्त है, बाबर आजम खुद है, शान मसूद ने अपनी सलाहियतों का लोहा पाया। पहले उन पर बड़ा इल्जाम लगा, 16 इनिंग्स के बाद कल उन्होंने निस सेंचुरी बनाई। तो आपका कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है। इमामुल हक है, फिर अब्दुल्ला शफीक है, तो आपकी और फिर रिजवान आ जाएंगे वनडे टीम में। मैं समझता हूँ वनडे टीम में 2 विकेट कीपर्स रखे, रिजवान को भी और सरफराज को भी, किसी एक को खिलाए, लेकिन वहां पर रखे। सरफराज भी बैटिंग कर लेते हैं, उन्होंने भी वनडे में सेंचुरियां बनाई है। तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान का नवाज आ जाएंगे वनडे टीम में, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि ख़ासतौर पे अगर भारत के साथ मैच की बात करते हैं तो वो बड़ी नब्ज़ की गेम होती है, बड़ा आसाब शिकन एक मार्का होता है। अक्सर हमने देखा है कि अक्सर हम नब्ज़ में थोड़े से कमज़ोर दिखाई देते हैं। अपने नब्ज़ को कैसे काबू में रखना है, और आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी खामियां हैं, जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिन पर हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है? देखिए, भारत के खिलाफ अब वो पाकिस्तान पर जो शिकस्त के खौफ के बादल मंडराने से वो खत्म हो चुके हैं। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया दुबई में, फिर उसके बाद ये जो गुज़िश्ता बरस जो वर्ल्ड कप था, बिल्कुल फतह के नजदीक आकर पाकिस्तान फतह से दूर हो गया। विराट कोहली का जो आउट न दिए जाने का एक डिसीजन, बहुत सारी चीजें थी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान कैन गिव देम अ वेरी टफ फाइट। और आप ये बात भी जहन में रखें कि पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा वर्ल्ड कप में, वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। तो अगर प्रेशर पाकिस्तान पर होगा तो भारतीय टीम पर भी होगा, क्योंकि भारतीय तमाशाई किसी सूरत शिकस्त बर्दाश्त ही नहीं करते। तो अब यकीनन मुकाबले की तवक्को है और पाकिस्तान कैन बी अ डेंजरस अपोनेंट फॉर अगेंस्ट इंडिया। मिर्ज़ा साहब, हमने हमेशा देखा है कि हमने रिलाई जो किया है हमारी बॉलिंग लाइन पर किया है, और हमेशा से बॉलिंग जो ऑर्डर है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। बैटिंग कॉम्बिनेशन पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो बैटिंग लाइन हमारी कैसी है? आप समझते हैं ये जो इस वक्त मौजूदा बैटिंग लाइन है ये आइडियल है, या फिर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? जिस तरह आपने कहा कि सऊद शकील है, उसको भी मौका मिलना चाहिए, उसको सिर्फ ये टैग ना लगा दिया जाए कि ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, बैटिंग आपकी बहुत अच्छी है। अगर वनडे की आप बात करें, रिजवान वनडे में इतना अच्छा, रिजवान जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं T20 क्रिकेट में। वनडे में रिजवान की अगर आप परफॉर्मेंस को देखें, उस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं है रिजवान की कारकर्दगी में। तो मैं ये समझता हूँ कि वनडे के लिए भी आपके पास देखें, इमामुल हक ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। तो अगर आप वनडे में चाहें तो शान मसूद जिस तरीके से तेज खेल रहा है, वो सर्किट का भरपूर फायदा उठा सकता है इमामुल हक के साथ मिलकर। तो आप इमामुल हक के साथ शान मसूद को भी ट्राई कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब तो ये टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कौन से डिसीजन लेती है, कौन कौन से यंगस्टर्स को शामिल करती है। साइम अयूब बड़ा जबरदस्त प्लेयर है अपकमिंग। तैयब ताहिर ने सेंचुरी बनाई है भारत के खिलाफ इमर्जिंग एशिया कप में भारत ए के खिलाफ। तो ये यंगस्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा इन फ्यूचर इन यंगस्टर्स को अगर हम प्रमोट करें, ये ना हो कि उन्हें किस्से पारी ना बना रहे, 1-2 मैच खिलाए, अगर वो फेल हो गए। उमैर बिन यूसुफ एक बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, उसको मौका ही नहीं दे रहे। उसने अभी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इमर्जिंग एशिया कप में। तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आ रहे हैं जिनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है, और मैं समझता हूँ कि सिलेक्टर्स को, क्रिकेट बोर्ड को इन्हें मौके फराहम करने चाहिए। ठीक है सर, कैप्टेंसी की अगर स्पेसिफिक बात करें, बाबर आजम
अक्सर उन पर तनकीद भी होती रही कि उनकी कप्तानी की वजह से उनकी जो बैटिंग है वो मुतासिर होती है, परफॉर्मेंस पर उसका असर होता है। ये तासुर ठीक है या आप समझते हैं कि बाबर आजम आइडियल है कैप्टनसी के हवाले से हमें लीड करने के लिए वर्ल्ड कप में? देखें, ये गलत है तासुर, क्योंकि बाबर आजम विद द पैसेज ऑफ टाइम 2019 में कप्तान बने थे, अब 4 साल होने को आ रहे हैं, वो काफी इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देखें ना, दीगर जो खिलाड़ी थे जैसे इंजमामुल हक कप्तान बन गए, इमरान खान कप्तान बन गए, उनका तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। तो बाबर आजम इज डूइंग प्रिटी वेल, और एज अ कैप्टन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जो है वो अच्छा न सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि इंडिविजुअली भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कौन कहता है कप्तानी का उन पर दबाव है? सब दुनिया के सफे अव्वल के बैट्समैनों में शामिल है। मैं समझता हूँ कि अब जब उन्हें कप्तान बना दिए, उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया जाए और उन्हें कंटिन्यू किया जाए। अच्छा सर, लास्टली इस चीज़ का जवाब दीजिएगा मिर्ज़ा साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि पहले नजम सेठी साहब थे, फिर उसके बाद ज़का अशरफ साहब आए हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती है, जब नया चेयरमैन आता है वो अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करता है। सर, ये जो रद्दोबदल होता है, अचानक चेंजेस होते हैं, तो इससे टीम की कारकर्दगी पर कोई असर पड़ता है या आप समझते हैं ये हो भी जाए टीम की परफॉर्मेंस पर इसका कोई असर नहीं होता? ये सब पाकिस्तान में ही होता है कि सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का तकर्रुर होता है। अब भारत की एग्जांपल ले लें कि सौरव गंगुली और जय शाह की जो है अनबन हो गई, तो जय शाह ने सौरव गंगुली को हटाकर रॉजर बिन्नी को बीसीसीआई का सदर बना लिया, क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह जो है भारत के वजीर दाखिला है, नरेंद्र मोदी का दाया बाजू है, लेकिन वहां कोई कोर्ट में नहीं गया। हमारे यहाँ क्या होता है, लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो अदालतों में चले जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे एहसान मानी ने 3 साल मुकम्मल किए, अब रमीज राजा को आपने हटा दिया 22 दिसंबर 2022 को के जी रमीज राजा की जगह मैनेजमेंट कमेटी आई, सेठी साहब आए, उनके मंजूर नजर लोगों ने खूब लूट पार की कि आप अंदाजा लगाएं ना, मैनेजमेंट कमेटी के एक रुकन जो थे वो लाहौर के 5 स्टार होटल के पहले एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर, फिर स्वीट रूम में रहे 2nd फ्लोर पर। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ज़का अशरफ आए, ज़का अशरफ भी मुकम्मल चेयरमैन नहीं है, वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है। अभी उन्हें इलेक्शन कराने के बाद जब वो मुकम्मल चेयरमैन बने तो उसके बाद वो रद्दोबदल करें, तो यकीनी तौर पर उससे पाकिस्तान क्रिकेट को ही फायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपका। और यकीनन पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, तो ये हो नहीं सकता आपकी इन फतूहात का, आपके इस मोराल का आगे फ़ायदा ना हो। ये यकीनन आगे भी मददगार होगी, और हमारी तो दुआ है कि एशिया कप में भी पाकिस्तान ऐसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा करे और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान फतह के झंडे गाड़े।